मेरे संग की औरतें, इस पाठ को हम विचित्र ढंग से बड़े ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना और सुनना है, समझाना मेरा काम है। इस पाठ की हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और यहां तक कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करेंगे, वो भी इसी वीडियो में। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। मृदुला गर्ग इसकी लेखिका है। इस लेखिका ने अपने ही परिवार के जितनी भी औरतें थी, जैसे कि उसकी नानी, उसकी दादी, परदादी, मां, बहनें, ये जितनी भी औरतें थी उसके परिवार की, उन सब के बारे में इस पूरे पाठ में जिक्र किया है। और सिर्फ औरतों के बारे में ही नहीं, उन्हीं उनके संपर्क में आने वाले, जैसे उसके पिता हो गए, उनके नाना, उनके दादा, उनके भाई, ये सब के बारे में भी जिक्र आएगा, लेकिन उनके बारे में थोड़ा कम है। चलिए आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। पाठ की शुरुआत में लेखिका अपनी नानी के बारे में जिक्र करती है कि मेरी नानी कैसी थी। मेरी नानी को मैंने तो कभी नहीं देखा, ऐसा लेखिका कहती है कि मेरा जब जन्म हुआ तब उस समय मेरी नानी पहले ही मर चुकी थी, उससे पहले ही मर चुकी थी, जिसकी वजह से मैं उनको देख नहीं पाई। अक्सर लोग नानी से कहानी सुनते हैं, नानी से कहानियां सुनते हैं, लेकिन लेखिका ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया या कर नहीं पाई वो। लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी है लेखिका ने। नानी की कहानी का मतलब नानी के बारे में बहुत कुछ सुना है, उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए, मेरी एक नानी थी। जाहिर है मतलब सबकी होती है लगभग, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी मां की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब शादी होने से पहले ही मृत्यु हो गई हो, यानी मां की शादी होने से पहले ही नानी की मृत्यु हो गई, तो वो कहां से देखती। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीन बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह था कि लेखिका की 5 बहनें थी, मतलब ये कुल मिलाकर 5 बहनें थी। उनमें से 3 ऐसी बहनें थी जिनमें लेखिका खुद भी शामिल है। 3 बहन थी जो खुद कहानियां लिखा करती थी, यानी कि लेखिका थी, वो साहित्यकार थी, लिखती थी। नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उसका मर्म, असली मर्म समझ में आया। मर्म मतलब रहस्य बाद में समझ में आया, यानी उनके बारे में बाद में पता चला ढंग से। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी यानी पर्दा करने वाली, घूंघट में रहने वाली। अक्सर पहले ऐसी स्थिति होती थी कि औरतें घूंघट करती थी। आज भी यह स्थिति है, लेकिन आज थोड़ी कम है। तो नानी पारंपरिक भी थी और अनपढ़ भी थी और पर्दानशी भी थी। पारंपरिक मतलब परंपरा का निर्वाह करने वाली, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। उनके पति कौन हुए? लेखिका के नाना। लेखिका के जो नाना थे वो अपनी पत्नी को छोड़कर विलायत चले गए थे। विलायत का मतलब विदेश चले गए थे। क्या करने के लिए? बैरिस्ट्री करने। बैरिस्ट्री यानी वकालत करने के लिए, वकील बनने के लिए कह सकते हो आप। वकील बनने के लिए चले गए थे। कहां पर? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज मतलब विदेशी रीति रिवाज, विदेश में जैसे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मिलते हैं, इस तरीके से वो वैसा ही रहने लगे। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि नाना विदेशी परंपरा को अपना रहे हैं तो वो नानी भी वैसी ही हो गई, ऐसा नहीं था। नानी अपना जैसा जीवन वो जीती थी, बिल्कुल वैसा ही जीवन जी रही थी उनके आने के बाद भी। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। ऐसा भी नहीं था कि नानी पति पर कुछ इच्छाएं रखती हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। चुपचाप जैसा जैसा वो चल रहा था उनका जीवन, वैसा ही वो जीवन अपना काट रही थी। कहने का मतलब अपनी ही जिंदगी अपने ही तरीके से जी रही थी, ना कोई रोक टोक थी उसको, ना वो खुद किसी को रोक टोक करती थी। अब इन 2 पैराग्राफ्स में भी नानी के बारे में ही जिक्र है कि नानी जो कभी पूरी जिंदगी में कभी भी बोली तक नहीं, अपने पति से भी खुलकर नहीं बोलती थी, बहुत कम बोला करती थी, वो अचानक जब अंत समय उनका आया, एंड टाइम आ गया, यानी मरने लगी, मरने से पहले उन्होंने कोई एक इच्छा जाहिर की। वो इच्छा क्या थी उनकी इच्छा ये थी कि मैं आपके दोस्त, ये बात उसने अपने पति को कही, यानी लेखिका के नाना से। क्या कहा कि मैं आपके दोस्त प्यारेलाल शर्मा से बात करना चाहती हूं। अब प्यारेलाल शर्मा को बुलाया गया, प्यारेलाल शर्मा आए और उनको यह बात कही गई कि मेरी बेटी की शादी तुम करवाओगे, मेरे पति नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जो पति थे वो विलायती रीति रिवाज में पले बड़े हैं, उनको वैसा ही लड़का पसंद आएगा। लेकिन तुम हो आजादी के प्रति सचेत, तुम हो एक तरह के सेनानी, एक तरह से आजादी के प्रति जो संघर्ष चल रहा था उसमें वो शामिल होते थे प्यारेलाल शर्मा। तो तुम ऐसे ही लड़के से मेरी बेटी का विवाह करवाना जो आजादी के प्रति सचेत हो, आजादी की लड़ाई में
भाग लेता हो, हिस्सा लेता हो, ऐसे ही लड़के से शादी करवाना मेरी बेटी की, यानी कि लेखिका की मां की शादी। और हुआ भी वैसा ही जैसा उसकी नानी चाहती थी। ऐसा ही कुछ हम अब आगे पढ़ेंगे, देखो। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी कि मेरी मां, लेखिका की मां की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहझोर हो उठी। मुंहझोर का मतलब बोलने लगी, जो कभी बोलती नहीं थी वो अचानक से बोलने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी, यानी वो अब घूंघट में नहीं रहना चाहती, उसका लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी, नाम था प्यारेलाल शर्मा, से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। मतलब जो कभी बोलती नहीं थी, यहां तक कि पति से भी अच्छे से बात नहीं करती थी, वो इतना कुछ कैसे बोल रही है आज। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से तो क्या, खुद अपने मर्द से यानी अपने पति से मुंह खोलकर बात तक नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। सब इस बात पर हैरान थे। पर नाना ने वक्त की कमी देख ली थी उन्होंने कि वक्त की कमी है, तो पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत मतलब कोमलता, सॉफ्टनेस, मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए यानी साथ ले आए। लिवा लाए का मतलब होता है साथ लाना। और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। हुजूर मतलब उसी के सामने। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, वो तो और भी ज्यादा हैरानी भरा था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। वर यानी पति। मेरे पति तो साहब हैं, साहब यानी अंग्रेज बने हुए हैं वो तो, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमानदार से हो। फरमानदार यानी उनकी आज्ञा से हो। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर, मतलब अपनी आजादी उन्हें नहीं चाहिए थी, वो अपनी आजादी कभी वो मांगती ही नहीं थी, हमेशा घूंघट में रहती थी। उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा, मतलब देश की आजादी के प्रति वो इतना सचेत होगी जो खुद कभी आजाद नहीं रही। ऐसी औरत को देखकर, ऐसे औरत के विचार सुनकर सब लोग हैरान हो गए, दंग रह गए। बाद में मेरी समझ में आया, यानी लेखिका को, कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। आजाद ख्याल रही होंगी का मतलब यह था कि जब वो अपना जीवन जी रही थी, यानी निजी जीवन जी रही थी, निजी मतलब होता है पर्सनल लाइफ, वो जब अपना व्यतीत कर रही थी, तो उस समय उसने ना तो किसी को रोका टोका, ना उसको किसी ने रोका टोका। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में आजाद ही थी, कि वो जो चाहती थी करती थी, कोई उसको रोक टोक नहीं थी, ना कोई रोकता टोकता था, ना वो खुद किसी को रोकती टोकती थी। तो वो आजाद ख्याल ही थी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उनमें साझेदारी की, मतलब ना कोई दखल अंदाजी की, ना रोक टोक की, ना कोई साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को वो अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, मतलब इस तरीके का जीवन जीती थी वो। कैसा जीवन? पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश। इस तरह का जिंदगी जीने में शायद आज के हिसाब से देखा जाए तो क्रांतिकारी नहीं था। क्रांतिकारी चाहे कुछ भी न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। मतलब दूसरों की तरह जीने के लिए जो मजबूर होते हैं जो इंसान, कि किसी और के कहने पर जबरदस्ती अपना जीवन जी रहे हैं, जैसा जैसा वो सामने वाला चाहता है वैसा वैसा वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या आजादी है। जबकि दूसरी तरफ उनकी एक नानी थी, जो लेखिका की नानी जिसकी बात हो रही है, वो पारंपरिक थी, घरेलू थी, मान लिया उबाऊ थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी अपने ढंग से तो जी रही थी। तो ये कम आजादी नहीं थी उनकी। आगे के कुछ पैराग्राफ्स में लेखिका ने अपनी मां के बारे में जिक्र किया है। मां की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हो गई थी, और वो किस तरीके से अपना जीवन गुजारती है, किस तरीके से रहती है, खाती पीती, किस तरीके की वेशभूषा है, ये सारी बातें अब आगे के कुछ पैराग्राफ्स में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, खैर इस तरह मेरी मां की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में, क्योंकि उसने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का जमाना था, तो आजादी का आंदोलन में हिस्सा लेने वालों को अपराधी मान लिया जाता था, और उसकी वजह से ही आईसीएस की इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, यानी लेखिका के पिता को। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला तक नहीं था, मतलब कुछ भी पैसा नहीं था उसकी जेब में। मां बेचारी, यहां लेखिका अपनी मां के बारे में बता रही है, और मां की भी अपनी मां यानी कि उनकी नानी, और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। गांधी जी के सिद्धांत थे और मां के जो आखिरी ख्वाहिश थी
उसकी वजह से आखिरी ख्वाहिश क्या थी, वो ये आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनकी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से हो। तो इस वजह से उन्होंने उनकी वजह से, उनकी आखिरी ख्वाहिश की वजह से उनको सादा जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा ही इस लाइन में लिखा गया था। आगे देखिए, हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी, खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी तो उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। चनका मतलब चोट, कमर चोट खा जाती थी, मतलब उनको उनसे पहनी ही नहीं जाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी। तो क्यों करती थी रात को अभ्यास, रात को ही प्रैक्टिस क्यों करती थी, क्योंकि ताकि सुबह उन्हें कोई दिक्कत ना हो चलने में फिरने में, इसीलिए रात को वो प्रैक्टिस करती थी। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी, यानी इतनी पतली थी, इतनी कमजोर थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी कि मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। ऐसा उसकी दादी बार बार ताने में, तो वैसे मजाक में कह सकते हो उसको, मजाक में कह दिया करती थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। गनीमत माने उचित या अच्छी बात। अच्छी बात यह रही कि किसी ने भी उन्हें छीके पर से उतारना, यानी उनके जीवन में किसी ने भी उसको रोक टोक नहीं की कि ये नहीं करना वैसा नहीं करना। उसके परिवार वालों ने, उनके ससुराल वालों ने कभी भी रोक टोक नहीं की। स्वतंत्र थी एक तरह से। और सिर्फ मां ही नहीं, नानी ही नहीं, बल्कि उन लेखिका के परिवार में सभी लोग स्वतंत्र थे। कोई भी खास रोक टोक नहीं होती थी कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहां जा रहा है, वगैरह वगैरह। इस तरह की रोक टोक बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं की जाती उनके परिवार में। ये उनकी खास बात रही है। अच्छा बच्चों, लेखिका के जो नाना थे वो विलायत से क्या बनने गए थे? कमेंट बॉक्स में एक बार जवाब देना। देखते कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। क्यों नहीं की, इसकी क्या नहीं की, ये जो ऊपर वाली लाइन आई थी इससे बात कनेक्टेड है कि छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, यानी ज्यादा रोक टोक इसीलिए नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इसकी दो वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम यानी सभी, वाशिंदा मतलब होता है रहने वाले, यानी हिंदुस्तान वासी, हिंदुस्तान के सभी तमाम वाशिंदे यानी रहने वाले की तरह उनके ससुराल वाले भी, यानी मां के ससुराल वाले मतलब लेखिका के दादा दादी, ये भी साहबों के खासे अभिभूत थे। यानी साहबों को अच्छा मानते थे, फॉलो करते थे, या उनका अनुसरण किया करते थे, उनके फैन थे, यूं कह सकते हो। साहबों के खासे अभिभूत का मतलब अगर नहीं समझे हो तो बताता हूं। साहबों का मतलब होता है अंग्रेज, जैसा आपको पता ही है। खासे मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, और अभिभूत का मतलब फॉलोअर्स, फॉलोअर्स कह लो, अनुसरण करने वाले, या फैन कह सकते हो। साहबों के खासे अभिभूत मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उनको फॉलो करते थे। और लेखिका के जो नाना थे वो साहबी थे एक तरह के, क्योंकि वो अंग्रेज ही थे, क्योंकि वो विलायत से आए थे, वैसा ही बातें करते थे, वैसे ही रहते थे। तो वो भी उनके फैन बन गए थे, या यूं कह सकते हो कि वैसा ही वो भी अनुसरण करते थे, या उनकी हर बात को मानते थे। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। और जो मेरे नाना थे वो तो पक्के साहब थे ही, जैसा मैं अभी समझा पाया हूं आपको। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी तो चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज ही थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं वो अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। अंग्रेजों को सबसे बड़े प्रशंसक यानी प्रशंसा करने वाले ही माने गए हैं, जैसे गांधी, नेहरू, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, या मेरे पिताजी के घर वाले हो। भले लड़का, यानी यहां पर कौन सा लड़के की बात हो रही है? मां के पति यानी कि लेखिका के पिता की बात हो रही है, जो स्वतंत्रता सेनानी था। तो भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, जेब खाली करता रहे, शोहरत यानी इज्जत सिर करता रहे, यानी इज्जत को खत्म करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था, यानी कि लेखिका के नाना का। समझ गए होंगे मेरे ख्याल। रिलेशन में कंफ्यूज मत होना, एक बार दोबारा सुन लेना अगर कोई बात कोई समझ ना आ रही हो तो। आजादी सॉरी यहां से पढ़ना है कि उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी, आन बान शान वाले कौन थे? ये आन बान शान वाले उसके नाना, लेखिका के नाना जो आन बान शान वाले थे, साहब थे, उन्होंने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंप दी थी, यानी शादी कर दी थी उसकी। और उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? यानी उससे रोमांचक और क्या हो सकता था? कोई कथा कैसी हो सकती थी? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश थी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश जो आपने सुनी कि मेरी बेटी का विवाह स्वतंत्रता सेनानी से हो, तो ये थी नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश। और नाना की रजामंदी भी थी उसमें। वे रोमांचक उपकथाएं थी, यानी ये ऐसी रोमांचक उपकथाएं थी। कौन सी? एक तो आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, ये दोनों ऐसी उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और भी गाढ़ा बना चुकी थी। कहानी के तिलिस्म, तिलिस्म का मतलब जादू, जादू को वो और भी गाढ़ा बना चुकी, यानी और भी ज्यादा हैरानीजनक और अच्छा इंटरेस्टिंग बना चुकी थी।
दूसरी वजह ये थी कि मां की अपनी शख्सियत, उनकी जो व्यक्तित्व था, उनका जो पर्सनैलिटी थी मां की, या यूं कह सकते हो व्यवहार था, मां का जो व्यवहार था, ये दूसरा कारण था। किसका? जो हमने पीछे पढ़ा था कि क्यों नहीं, कि इसकी दो वजहें थी। पहली वजह तो हमने यहां से अभी पढ़ी थी, लेकिन दूसरी वजह यहां लिखी हुई है कि दूसरी वजह यह थी कि मां की अपनी शख्सियत, यानी कि उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार। लेखिका की मां का व्यवहार कैसा था? बिल्कुल ईमानदार थी वो, बिल्कुल ईमानदार, निष्पक्ष थी, मतलब झूठ का नाम निशान नहीं था उनके अंदर, हमेशा सच बोलती थी। और हां, एक बात और थी कि उनमें खास बात, कि कोई उनको एक बात बता देता था तो वो दूसरों को नहीं बताती थी। ये नहीं कि चुगली कर दी किसी की, ये काम नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा सच बोलती थी। ये सारी चीजें उनमें थी, लेकिन किसी की गूढ़ बातें, किसी की गुप्त बातें वो किसी और को या किसी और के सामने पेश नहीं करती थी, चाहे वो उसका कितना ही करीबी क्यों ना हो। ये उनमें खास बात थी। ऐसा ही कुछ आगे लिखा हुआ है, देखिए। उनमें खूबसूरती थी, नजाकत थी यानी कोमलता थी, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी भी थी, और निष्पक्षता यानी किसी का भी पक्ष नहीं लेती थी, निष्पक्ष रहती थी हमेशा। कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। परिजात यानी परियों की संतान, परियों की जैसे संतान हो ऐसा मालूम होता था, ऐसा जादुई लगती थी मां। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। ठोस काम का मतलब बड़े बड़े काम, क्योंकि इतनी कमजोर मां थी उसकी, बहुत पतली थी वो, तो इस वजह से हां, हर ठोस और हवाई काम करवाने के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी कि उनकी क्या राय है इस बारे में, और जो वो राय देती थी उसको वो लोग फॉलो भी करते थे, निभाते भी थे। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। आगे के कुछ पैराग्राफ्स में भी लेखिका ने अपनी मां के बारे में ही जिक्र किया है और बताया है कि किस तरीके से वो अपनी मां के साथ रहती थी, मां किस तरीके का व्यवहार करती थी। मां बिल्कुल भी मां की तरह नहीं थी, घर के काम नहीं करती थी, यहां तक कि मां के अंदर ममता होती है, बच्चों के प्रति लगाव होता है, लालन पालन पोषण करना होता है, लेकिन लेखिका ने की मां ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल इसके विपरीत थी। ऐसा नहीं था कि वो अपने बच्चों से नफरत करती थी, मतलब कहने का मतलब ये था कि उसका घर के काम करना, लालन पालन पोषण करना, ये उनके बाकी के लोग किया करते थे, मतलब जो घर के और सदस्य थे, लेकिन मां से ये उम्मीदें भी नहीं की जाती थी कि ऐसा करेगी वो। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ने वाले हैं, देखिए। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना है, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। इसका मतलब है कि बैल का जो काम होता है वो हल चलाना होता है। अब हल चलाना का जो काम है बैल का है, उससे भी पावरफुल जानवर होता है हाथी। तो हम छोटे छोटे काम छोटे छोटे लोगों से ही करवा लिया करते हैं, यानी कि उनकी जो बहू थी वो बहुत कमजोर थी, उससे पावरफुल इंसान उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो छोटे छोटे काम है वो अपनी बहू से करवा लेते हैं। तो ऐसा इसीलिए कहती थी उनकी दादी कि हम बड़े बड़े कामों के लिए कोई बड़ी बहू नहीं चाहिए, हमें हमें ये छोटे छोटे कामों के लिए ये बहू भी ठीक है, यानी हम पर बैल हैं, ऐसा कहने का मतलब था उसका। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश कौन करती है? ममतालू का मतलब होता है ममता से भरी हुई, और ममतालू परवरिश कौन करता है? मां करती है। लेकिन ममता उनमें थी ही नहीं, मां में ममता थी ही नहीं, लेखिका की मां में, बल्कि उनके और जो सदस्य थे मां के परिवार में जो और सदस्य थे वो बच्चों का लालन पालन पोषण करते थे, ममता दिखाते थे। ऐसा ही लिखा हुआ है, देखो। हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में मां के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्दजाद पिताजी भी, मतलब पिता भी ममता दिखाते रहते थे, यानी प्यार करते ही रहते थे, जितना मां ने भी नहीं किया होगा। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि मां को आजादी का जुनून कम था, बिल्कुल भी नहीं, आजादी का जुनून भी उतना ही था, वह भरपूर था, और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती भी रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी तो आजादी से चाहिए, जिस चीज से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से ही। हमने अपनी मां को कभी भारतीय मां जैसा नहीं पाया, जैसे भारतीय मां होती है बिल्कुल वैसी नहीं थी हमारी मां। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी, बिल्कुल भी नहीं। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी, क्योंकि वो हमेशा बीमार ही रहती थी, इस वजह से भी वे घर भार नहीं संभाल पाती थी। पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, मतलब उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। अरुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट न होना, तो उनका इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं था। किन चीजों में? खाना पकाना, अच्छी बहू पत्नी बनना, लाड प्यार करना बच्चों को, इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं रहा उनका। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में। साहित्य चर्चा मतलब होता है कवि कवित्री या लेखक लेखिका जो रचनाएं करते हैं, लिटरेचर लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, उनके बारे में चर्चा करना, या फिर संगीत सुनने में।
और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे ही किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले ही कहा था, क्या कहा था कि हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे। न नाम धरना मतलब उम्मीद न रखना, किसी भी काम को करेगी या कब करेगी या इस तरह की उम्मीद ही नहीं की जाती थी उससे, यानी लेखिका की मां से। तो न तो उनसे नाम धरते थे, न उम्मीद रखते थे, न उनसे एक आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। अगर आपको इसी तरह से और भी पाठ पढ़ने हैं, कविताएं या व्याकरण के टॉपिक समझने हैं विद ट्रिक्स के साथ, तो कैटेगरी वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वीडियो के एंड में देख लेना। चलिए आगे देखते हैं। तब तक उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, मतलब मां में इतनी श्रद्धा, मतलब इतना प्रेम फिर भी था, जबकि वो कोई काम नहीं करती थी, यहां तक कि बच्चों को लाड प्यार नहीं करती थी, बच्चों का पालन पोषण भी नहीं करती थी, घर के काम नहीं, ये सारी चीजें न होने पर भी उनका इतना आदर होता था, इतनी श्रद्धा थी बाकी के परिवार वालों की। ऐसा क्यों था, यही बात लिखी गई है। देखो उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, मां और बहू के किसी भी प्रचारित कर्तव्य का पालन ही नहीं करती थी। जैसा चलता है, प्रचारित का मतलब जो चला आ रहा है, परंपरा से जो चला आ रहा है, उस कर्तव्य का पालन ही नहीं करती थी लेखिका की मां। सहाबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। मतलब एक तो ये कारण था ही कि वो सहाबी खानदान था उनका, ये तो कारण था ही, लेकिन इसके अलावा भी दो कारण और थे जो मेन थे। वो पहला कारण था कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, एक तो इस कारण से उनका आदर मिलता था बहुत ज्यादा, और दूसरा वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्या कि वो एक की बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी या दूसरों को बताती नहीं थी कि उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा कहा मुझे, यानी कहने का मतलब चुगली नहीं करती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, पहले के कारण मतलब पहली बात के कारण, तो पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती मिली थी। दोस्त वे हमारी भी थी, मां की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे, यानी माता के जो कर्तव्य होते हैं वो पिता ही निभाते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उनमें उसमें क्या लिखा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सब लोग स्वतंत्र थे, कौन लोग क्या कर रहा है, क्या कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं होता था। मतलब रोक टोक थी ही नहीं उनके परिवार में। ऐसे ही जैसे घर में किसी की चिट्ठी आ जाती थी तो कोई पूछता नहीं था किसकी चिट्ठी आई है, क्यों आई है, कौन दे गया है, वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई भी किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती थी। यहां तक कि उनके परिवार वालों की ही कोई चिट्ठी आई हो और किसी एक के नाम आई हो, मान लो लेखिका के ही नाम आई हो, तो लेखिका को ही मिलती थी और लेखिका के अलावा कोई पूछता भी नहीं था। लेखिका के अलावा और जो सदस्य थे वो लेखिका से पूछते भी नहीं थे कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। बेशक वो उनके ही जान पहचान की चिट्ठी हो, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं पूछता था। कहने का मतलब इतनी स्वतंत्रता थी उनमें, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, एक बहन दूसरी के नाम लिख रही हो, फिर भी नहीं पूछते थे। और मां यह जानने को बेहाल हो कि वह बीमारी से उबरी या नहीं, मतलब जो जिसने चिट्ठी लिखी है वो बीमार थी, तो क्या वो बीमारी से उबर चुकी है या नहीं उबर चुकी है, क्योंकि चिट्ठी में लिखा हुआ होगा, तो ऐसा भी नहीं पूछती थी मां। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ, 6 बच्चे थे वो, लेखिका की 4 बहनें और थी, यानी टोटल 5 बहनें हो गई है, और एक भाई था। तो इस तरीके से 6 बच्चे हो गए, उस परिवार में 6 बच्चे रहते थे। तो छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। निजत्व यानी पर्सनल लाइफ जीने की छूट थी। इसी निजत्व को बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीन बहनें थी, और छोटा भाई भी, यानी एक भाई था और हम 3 बहनें थी। ये चारों लेखन के हवाले हो गए, मतलब लिखते थे। अच्छा, लेखिका के पिता के एक दोस्त थे जिन्होंने लेखिका की मां की शादी करवाई। उस दोस्त का नाम जिसको याद हो एक बार कमेंट करना, देखते कितने बच्चे उस नाम को याद रख पाए अभी तक। अब आगे के कुछ पैराग्राफ्स में हम लेखिका की परदादी के विषय में पढ़ेंगे कि उनकी परदादी कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था। यहां तक कि वो तो भगवान से डायरेक्ट बातचीत कर लिया करती थी, यूं लगता था, क्योंकि जो वो इच्छाएं मांगती थी वो भगवान तुरंत पूरा कर दिया करते थे, यानी उनकी इच्छा को पूरा करते ही थे हमेशा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कोई इच्छा रखी और वो पूरी ना हुई हो। हालांकि कोई बहुत कुछ नहीं मांगती थी, ऐसा भी नहीं था कि बहुत कुछ चाहिए उन्हें, बहुत अमीर बनना है। यहां तक कि उनके पहनने के लिए 2 धोती थी उनके पास, और तीसरी उन्हें चाहिए ही नहीं थी। और वो ये भी सोचती थी कि अगर मेरे पास इन फ्यूचर भविष्य में अगर मेरे पास तीसरी धोती हो जाए तो मैं एक दान कर दूंगी। तो मतलब कहने का कि वो बहुत कुछ नहीं चाहती थी भगवान से, वो कुछ अतरंगी फरमाइशें करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार हुआ ये कि लेखिका की मां गर्भवती हो गई, तो उस समय भगवान से डायरेक्ट ये बात कह दी कि मुझे तो लड़की ही चाहिए। ये बात परदादी ने कही कि मुझे तो लड़की ही चाहिए, लड़का मुझे नहीं चाहिए। और वो मन्नत पूरी भी हुई, और सबको हैरानी थी कि ऐसा क्यों कर रही है परदादी, क्योंकि वो जो टाइम था, वो जो समय था, लड़की की मन्नत मांगने का नहीं था।
खैर आज भी नहीं है, आज भी लोग लड़के की मन्नत ही मांगते हैं, लेकिन उस समय तो और भी ज्यादा ये धारणा प्रबल थी, यानी धारणा बहुत मजबूत थी कि लड़की नहीं लड़का ही चाहिए। लेकिन परदादी ने ऐसी मन्नत मांगकर सबको हैरान कर दिया था। और भी एक कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले जितना समझाया आपको वो पढ़ लेते हैं। देखो, लीक से खिसके अपने पूर्वजों में मां और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। मतलब सिर्फ मां और नानी ही लीक से हटकर काम कर रही होती तो उचित था, मतलब ये काफी था। लेकिन उनकी नानी ही नहीं, मां ही नहीं, बल्कि एक परदादी भी थी जो लीक से खिसक लीक से हटकर काम करती थी। लीक मतलब परंपरा, परंपरा से कुछ अलग काम करना। पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। कतार मतलब लाइन, लाइन से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से यानी रहमत से, उपकार से, खुदा के उपकार से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह, जैन समाज आपको पता ही होगा कि एक कम्युनिटी होती है, तो जैन समाज में क्योंकि वो जैन समाज थे इसीलिए जैन समाज के अंतर्गत आते थे, तो जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। मतलब इतनी सनक होना लाजमी थी, मतलब इतनी सनक तो होती ही है। कौन सी सनक कि एक व्रत ले रखा है कि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगी, तो ये वाली जो सनक थी यहां तक तो चल गया था, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तो तब देखने को मिला जब मेरी मां पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत, गैर रवायती ही थी, मतलब आमतौर पर ये चीजें नहीं होती कि कोई लड़की की मन्नत मांगने आया, और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं, ये काफी टाइम पहले की बात है। तो यह गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय, पोशीदा मतलब रहस्य रखने की बजाय, मतलब सिर्फ भगवान को ही ये बात कही होती तो चल जाता, रहस्य रह जाती, तो लेकिन ये रहस्य रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया, सबको बता दिया कि मैंने तो ये मन्नत मांगी है। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, हैरान हो गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढ न मिली। मतलब उन्होंने ये जो फितूर मांगा है, फितूर का मतलब ये जो बात कही है या ये मन्नत मांगी है, इसकी कोई वाजिब वजह नहीं मिल पाई। वाजिब वजह का मतलब ये क्यों ऐसा किया है उन्होंने, ऐसा क्या है? क्योंकि घर परिवार में लड़कियां और भी हैं, ऐसा नहीं है कि लड़की की कमी थी उनके परिवार में। ऐसा ही देखो लिखा हुआ है। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसीलिए माजी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव में पूरा करने के चक्कर में थी, ऐसा भी नहीं था। क्योंकि पिताजी को ही नहीं बल्कि दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। दादाजी की बहनें थी तो ऑब्वियसली उनके परिवार में लड़कियां तो थी ही। हां, पहला बच्चा हर बहू को बेटा होता रहा है, ये जरूर था। खैर, मां जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, मतलब बताया नहीं कि मैंने ऐसे क्यों किया, ऐसी मन्नत क्यों मांगी। मां जी यहां पर कौन है? ये परदादी ही है। बल्कि बदस्तूर यानी नियम से मंदिर जाकर मन्नत दुहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि मां जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। तार जुड़ा हुआ है कि एक तार यहां से कुछ बात जाती है और वहां तक पहुंच जाती है और पूरा भी होती है। और वो तार था बेतार का तार, जैसे मोबाइल होता है ना, बेतार ही होता है, बिना तार के भी बात पहुंच जाती है। इधर वह तार खींचती, उधर से टन से तथास्तु बजता। तथास्तु मतलब वैसा ही हो, ऐसा भगवान कहते हो, ऐसा लगता था सबको। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी। दादी यानी जो परदादी की बहू, तो दादी तो पहली बार में ही तैयार हो गई थी। क्या कि गोद में खेलेगी तो पोती, क्योंकि उनको पता चल गया था, क्योंकि इसने मन्नत मांगी है, मेरी सास ने मन्नत मांगी है, तो ये पूरी होकर ही रहेगी। पर मां जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी, आरजू माने इच्छा, जो परदादी की जो इच्छा थी, इस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान नहीं रहा होगा, उनको भी नहीं पता लगा होगा कि इतनी रंग लाएगी। क्या रंग लाएगी? देखो, भगवान तो ऐसे अफरा तफरी में आ गए कि एक के बाद एक लड़की भेजते ही चले गए। टोटल 5 लड़कियां उनके यहां हुई समय बीतने पर। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू मतलब मन्नत बात सुनकर भगवान कुछ ऐसा अफरी तफरी में आ गए कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, मां जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। इसका भी अर्थ बताता हूं, उससे पहले ये बताता हूं बच्चों, किसी भी तरह का डाउट आ रहा है, मन में समस्या आ रही है कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। भगवान को क्या कहें, मां जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। नामी चोर यानी जो फेमस चोर है, फेमस हो, प्रसिद्ध हो, तो वो भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। उसका भी एक किस्सा है, वो भी बताता हूं आपको। मां जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। खुशनसीबी का मतलब तो आप जानते हैं, दीदार का मतलब देखना।
कि मैंने उस चोर को देखा भी था, देखने का मौका भी मिला था, यानी ये खुशनसीबी तो मुझे मिली थी। दादी परदादी को तो देख नहीं पाई मैं, लेकिन उस चोर को जरूर देख पाई थी, ऐसा लेखिका बताती है। और अच्छा एक बात बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेखिका के कितने भाई हैं ये बताया था, देखते कितने बच्चे ध्यान से अभी तक सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आगे के कुछ पैराग्राफ्स में हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक चोर था जो चोरी करने आया था, और वो भी परदादी के घर पर। कमाल की बात थी, परदादी तो वैसे ही इतनी सनकी थी और उसके घर पर चोर आ गया। और चोर को पता था कि कितनी वो सनकी है, वो सारी बातें जानता था, लेकिन उसको लगा कि परदादी का जो रूम है, वो जो कमरा है, वो कोई और है, मैं उस कमरे में जाऊंगा ही नहीं। और बाकी के जो घर के सदस्य हैं वो शादी में गए हुए हैं, शादी था या कोई एक फंक्शन था हो रहा था, तो वहां गए हुए हैं, तो घर पर कोई नहीं होगा, परदादी होगी, और वो परदादी तो एक कमरे में बैठी होगी, उस कमरे में मैं जाऊंगा ही नहीं। लेकिन हुआ ये कि परदादी अपना कमरा छोड़कर, किसी कारणवश अपना कमरा छोड़कर किसी और कमरे में जाकर सो जाती है। अब चोर को यह बात पता नहीं थी। चोर जब आया तो परदादी की जो पूरी गहरी निद्रा में थी, लेकिन उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुल गई तो पानी मांगने लगी। तो जब पानी मांगा तो चोर ने यह बात कही कि मैं कैसे लाके दूं, मैं तो चोर हूं। उसको हड़बड़ी में वो निकल ही गया, उसके मुंह से निकल गया। और उसने कहा कि चोर है तो क्या हुआ, परदादी भी घबराई नहीं, उसने कहा कि चोर है तो क्या हुआ, पानी तो पिला दे कम से कम। वो पानी लेने के लिए जाता है, वहां जब कुएं पे पानी भरता है तो वहां पर चौकीदार ने उसको देख लिया कि एक चोर है, वो पकड़ कर ले आया परदादी के साथ, सॉरी सामने, परदादी के सामने ले आया कि ये चोर था, मैंने पकड़ लिया इसे, और सारी बात बता दी उसको, परदादी को। तो उसने कहा कि पानी लेकर आया है या नहीं, तो चोर ने कहा हाँ लाया हूं। तो उसने पहले तो आधा पानी खुद पिया उस लोटे से, और आधा पानी उस चोर को दे दिया कि ये ले तू पी ले। उसने फिर पी लिया। अब पीने के बाद दादी ने कहा, सॉरी परदादी ने कहा कि एक ही लोटे से पानी पिया है तो हम मां बेटा हो गए, तो अब ये मेरा बेटा है तो इसको छोड़कर जा। तो चौकीदार वो छोड़कर चला जाता है उस चोर को, और चोर से ये बात कही जाती है, परदादी कहती है कि या तो तू उस चोरी का काम को कंटिन्यू कर, या तू मेरा बेटा बन जा, मेरे पास खेत हैं, खलियान हैं, यहां पर खा पी ऐश कर, मौज कर, ये तेरे ऊपर है। अब तू वहां पर थोड़ी मेहनत भी करेगा तो तेरे खेत भी तेरे ही होंगे वो। तो इस तरीके से वो उसको समझाती है और वो मान जाता है। और उस चोर को किस तरीके से मॉडिफाई कर दिया उसने, यानी परदादी ने, मॉडिफाई करने का मतलब उसके विचार को बदल दिया, और वो भी कुछ मिनटों में। तो ये एक अजीब किस्सा था। देखो अभी और भी बातें थी, आगे बताता हूं पढ़ते पढ़ते। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द, तमाम जितने भी जेंट्स थे, तमाम मतलब सभी, वो जितने भी जेंट्स थे वो बारात में दूसरे गांव गए हुए थे, वो तो चले गए। और जितने भी लेडीज थी, वो लेडीज क्या कर रही थी, औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। रत जगह मतलब एक तरह का जागरण करना, जागरण होता है। नाच गाने और ढोल की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर ही ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत। क्यों? जिस कमरे में घुसा उसमें मां जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी, कि वहां पर शोर हो रहा है, सभी लोग जागरण कर रहे हैं, तो वो शोर के वजह से अपना कमरा चेंज कर लेती है उस दिन। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया यानी प्लानिंग, योजनाएं दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पांवों की आहट से ही खुल गई। तो माँ जी यानी परदादी ने पूछा, वैसे अक्सर पूछते ही हैं कि कौन, और अक्सर जवाब भी यही दिया जाता है कि मैं। तो चोर के मुंह से वो निकल ही गया कि मैं। अब देखो ऐसा क्या होता है, देखो कौन, माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, आराम से, जी मैं। चोर ने युगों से चला रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया, कौन सा, कि मैं हूं। पानी पिला, माँ जी ने कहा, जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया ये बात सुनकर। क्यों? क्योंकि वहां अंधेरा था और उसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, और परदादी ये बात कह रही है कि कपड़ा बांध लियो। तो वो घबराकर ये सोचने लगा कि इसको कैसे पता लगा कि मेरे मुंह पर कपड़ा है। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उनके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर पर भांग बंधी हुई है। भांग भी एक प्रकार का कपड़ा। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, उसको भी पता था ये बात। तो उसे डर लगने लगा कि शायद भगवान ने ही बता दिया। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ कि मतलब वो छान कर पानी पीती होगी। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूं, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। ऐसी कुछ हिदायती थी। आप चोर के हाथ का पी लोगी?
कहा ना रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा, मतलब तेरे अलावा और भगवान के अलावा यहां इस कमरे में है कौन। तो वो चोर वैसे ही घबरा गया कि यहां पर भगवान है, भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ, एहतियात मतलब सावधानी के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माझी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम मां बेटा हुए, अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती, वो तेरे ऊपर है। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़कर, रोमांचक धंधा कौन सा, चोरी वाला धंधा छोड़कर खेती से लगा यानी खेती करने लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा, यानी लेखिका अपने बारे में बता रही है कि जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। बच्चों, अपनी क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपकी क्लास से रिलेटेड और भी वीडियोस ज्यादा बनेंगी। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, आगे लेखिका ने अपने बारे में बताया है कि 2 वजहों से मुझे हीन भावना नहीं आई। पहला तो परदादी की वजह से, परदादी हमेशा कन्या चाहती थी यानी बेटी चाहती थी, और दूसरा लेखिका अपनी नानी की वजह से मानती है कि नानी ने हमेशा स्वतंत्रता सेनानी चाहा था और स्वतंत्रता के प्रति इतनी सचेत थी, तो मैं भी वैसी ही बनी, मतलब मुझे भी स्वतंत्रता के प्रति इतना ही लगाव था। तो लेखिका अपने बारे में बताती है ये 2 बातें। देखो, अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन 2 सन की बुढ़ियाओं के बीच मैं अच्छी फंसी। 2 सन की बुढ़िया कौन सी, परदादी और नानी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मेरे मन में नहीं उपजी, क्योंकि वो लड़की ही चाहती थी, इसलिए कोई हीन भावना नहीं आई कि मैं लड़की हूं। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। नाहक यानी बिना कारण, और रोमानी यानी रोमांचक। बिना कारण ही मैं इंटरेस्टेड रहती थी आजादी के प्रति। एक दिन ऐसा हुआ भी कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, तो सभी लोग जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेखिका और लेखिका के परिवार वाले भी उसी में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन लेखिका उस दिन बुरे तरीके से बीमार हो गई, इसीलिए लेखिका जा नहीं पाई। हालांकि वो छोटी सी बच्ची थी, इसीलिए उसके पिता को भी वहां रुकना पड़ा। उसके पिता भी रुके वहां पर वो छोटी सी बच्ची का देखभाल करने के लिए, यानी लेखिका के। और बाकी सब सदस्य जश्न में शामिल हुए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन पिताजी और लेखिका जब घर में है तो लेखिका रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। उसके पिता को ये समझ में आया कि इसको पुस्तकों से बड़ा लगाव है, तो उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक, एक किताब दे दी उसको पढ़ने के लिए। वो रोना धोना भूल कर, हालांकि ये काम गुड़िया के साथ होता है, जैसे एक बच्ची गुड़िया के साथ खेलती है बिल्कुल वैसी, लेकिन उसका गुड़िया इन खिलौनों से लगाव नहीं था बल्कि बुक से लगाव था लेखिका को। तो लेखिका ने जब वो बुक ली तो थोड़ा उसको शांति मिली, या यूं कहें कि वो चुप हो गई और वो पढ़ने लगी। और थोड़ा बहुत उसको समझ में आया, हालांकि पूरी तरीके से समझ में नहीं आया उसको, और फिर वही बुक उसने काफी टाइम बाद भी पढ़ी और उसके बाद थोड़ा बहुत और समझ पाई। तो ऐसा ही कुछ हम अब पढ़ेंगे। देखो, 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से यानी दुर्भाग्य था मेरा कि मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। टाइफाइड एक बीमारी जो जानलेवा बीमारी थी उस टाइम, इसीलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत यानी शामिल करने की इजाजत नहीं दी। डॉक्टर ने मना कर दिया। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे और उनसे ज्यादा ही नाना थे। नाना मतलब वो भी साहबी थे, एक तरह के अंग्रेजी थे, और जबकि उनके पिताजी इस बात को नहीं मानते थे, क्योंकि वो अंग्रेज जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन इस बार बेटी की बीमारी को लेकर वो चुप्पी साध गए। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ, देखो, उनसे ज्यादा ही नाना थे, इसीलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए, चुप हो गए, क्योंकि डॉक्टर की बात माननी ही पड़ी उनको, क्योंकि उनकी बेटी बीमार है। मैं बदस्तूर यानी लगातार रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, पर इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो मतलब एक उपन्यास दे दिया, एक किताब दे दी, एक उपन्यास था, नाम था ब्रदर्स कारामजो। तो उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक मतलब रोग, बीमारी थी, यानी एक तरह का शौक था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं, यानी जा चुके हैं, कहां पर, जश्न में, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत ही नहीं दी, मतलब एक बार मैंने शुरू कर ली उस किताब को पढ़ने का, तो उसने मुझे मोहलत यानी अवसर ही नहीं दिया कि दोबारा रोना शुरू करूं, यानी याद ही नहीं आया मुझे वो रोना वाली बात, या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों दी गई थी वो मुझे, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, मतलब मुझे नहीं पता कि कितनी समझ में आई थी उस टाइम, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी है मैंने कि सारे पाठ
आपस में गड़बड़ हो गए हैं। मतलब इतनी बार पढ़ ली कि वो पहली बार में कितनी समझ में आई, दूसरी बार में कितनी आई, तीसरी बार में कितनी आई, ये बात मैं नहीं जानती। वो आपस में गड़बड़ हो गई यानी पता नहीं है, कंफ्यूजन हो गई। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूं कि उसका एक अध्याय, एक पाठ ऐसा था जो बच्चों पर होने वाले अनाचार और अत्याचार पर था। अनाचार यानी दुर्व्यवहार और अत्याचार पर था। मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था, याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। मतलब जब जब मैं लेखन करती थी वो बातें मुझे याद आती थी और वो प्रभावित करती थी वो लेखन में। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं, 3 किलो की छोरी, ये जैसी कहानियां। मतलब ये कहानियों के नाम बताए हैं जो लेखिका ने लिखे हैं और इन पर प्रभाव देखा जा सकता है किसका, इस अध्याय का, जो हम इसकी बात कर रहे थे, बच्चों पर अत्याचार होने वाले, इस अध्याय का प्रभाव इन कहानियों में साफ देखा जा सकता है। मतलब इसकी एक छाप है। और एक और है कि कठगुलाब उपन्यास है जो लेखिका ने ही लिखा है, इसमें भी इस अध्याय का प्रभाव देखा जा सकता है। आगे कुछ पैराग्राफ्स में, कुछ नहीं 2 पैराग्राफ्स में लेखिका ने अपने पिता के बारे में बताया। पिता के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, पिता के बारे में बस इतना ही लिखा है कि हर लड़की के उन्होंने 2-2 नाम रख छोड़े हैं। 2-2 नाम अक्सर वैसे लोगों के हो ही जाते हैं, बच्चों के, कि एक निकनेम हो जाता है और एक बाहर का नाम हो जाता है। अक्सर आपके भी यही शायद होता हो ये स्थिति। अगर आपके कोई निकनेम है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं भी पढ़ना चाहता हूं आपके निकनेम। तो वो निकनेम रख दिए और बाहर का अलग होता है। 2 नाम हो गए हर लड़की के। तो बाहर वाले मजाक करते थे कि तुम्हारी 5 लड़कियां तुम्हें कम पड़ गई जो एक लड़की के 2-2 नाम रख रहे हो। तो ऐसा कुछ मजाक करते थे और वही हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहां से कि मां जी की मन्नत का असर रहा हो कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई कभी भी। नानी, मां और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार की रही। लीक से हटकर ही काम करती थी वो भी। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी, किसने? परदादी ने जो मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं थी, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी और बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, यानी लेखिका जब वो बन गई तो उन्होंने नाम लिखना शुरू हुआ, या यूं कह सकते हो कि वो फेमस हुई किस नाम से? मंजुल भगत के नाम से। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना नहीं आई। मतलब पति का नाम ग्रहण करने में मुश्किल आती है जब पहले ही इंसान फेमस हो जाता है जिस नाम से। जैसे आप फिल्मी एक्टर को देखते होंगे, सॉरी एक्ट्रेस को देखते होंगे, उनका नाम पहले से ही प्रचलित है, लेकिन शादी करने के बाद वो पति के नाम को, पति के सरनेम को या तो वो लगाती ही नहीं है या फिर पीछे लगाती हैं। मतलब अपना सरनेम के साथ साथ, यानी 2 सरनेम हो जाते हैं उनके। ऐसा आपको पता ही होगा कई फिल्म एक्ट्रेस के नाम। तो एक बार जरूर मुझे भी बताना, मैं भी कुछ एक के नाम जानता हूं, ज्यादा नहीं जानता। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। उस नारीवाद में क्या था कि नाम न बदलने की एक रीति चलाई गई कि नाम नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना शादी के बाद? क्योंकि नारी की शक्ति का कैसे पता चलेगा? तो ऐसा ही कुछ एक प्रचलन शुरू हुआ। लेकिन लेखिका और लेखिका के परिवार में के जो सदस्य थे वो इस बात को नहीं मानते थे या इस बात पर एग्री नहीं थे, उनको कोई मतलब नहीं था इन चीजों से। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखो। उनसे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने ही चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे भी पूछा जाता था कि आप लोग इतनी पोगापंथी या घरगुस्सू यानी पुरानी परंपरा का निर्वाह करने वाले क्यों हो, इतने रूढ़ी क्यों हो, ऐसा पूछा जाता था। नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग से जवाब नहीं होता था कि हमने नाम क्यों बदल लिया। अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा कि नाम बदल गया और मेरा व्यक्तित्व का नुकसान हो गया हो, यानी मेरी पहचान में कोई फर्क पड़ा हो। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं? मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का है चित्रा। वह नहीं लिखती, यानी वो लेखिका नहीं है। उसका कहना है, मतलब मजाक में कहती थी वो, क्या कहती थी? वह इसीलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। मतलब सभी लिखने लगे तो पढ़ेगा कौन? खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटी पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा। मतलब बार बार जो जमाना कह रहा था उसको फॉलो किया कि एक ही नाम रख लिया फिर। और नाम क्या था? रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, नाम था राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, यानी बीच की 2 बहनें थी वो लेखन नहीं करती थी, बाकी सब बच्चे लेखन ही करते थे, यानी उसका भाई भी। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, यानी किसमें? लेखन में, यानी लिखने में। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, यानी इंग्लिश में। पर राजीव फिर हिंदी के हवाले, यानी हिंदी में ही लिखता है।
हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। मतलब इस बात को गुस्सा होती थी कि मेरे ससुराल में मुझे क्यों नहीं पढ़ते हैं लोग, मतलब मेरी रचनाओं को। लेकिन उसका फायदा बहुत उसे मिला। क्या फायदा था उसका? उसका फायदा ये था कि मेरे ससुराल में कम से कम कोई नुक्ताचीनी तो नहीं करता कि ये क्या लिख दिया, ये गलत था, ये सही था, जैसे बाकी के लोग करते हैं। लेकिन कम से कम मेरे ससुराल में तो ऐसा नहीं होता, मुझे ये सुनने को तो नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो, मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। फिर इसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। कम से कम घर के सदस्य तो नहीं कहते कुछ। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात करना चाहती हूं जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। अब यहां यह बात चल रही है कि दो लड़कियां ऐसी थी जो लेखक नहीं थी, यानी लिखती नहीं थी, लेखिका नहीं बनी। उनके बारे में अब लेखिका बता रही है। नाम है रेणु और चित्रा। रेणु और चित्रा तो इन 4 लोगों से, जो लेखक हैं, लेखक लेखिका हैं, उन 4 लोगों से भी यूनिक हैं। मतलब वो तो हैं ही यूनिक 4 लोग, लेकिन उनके अलावा जो 2 बहनें हैं लिखती नहीं है, वो तो उनसे भी ज्यादा यूनिक है। और वो क्या यूनिकनेस है उनके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। कि एक तो सच बोलती है, हमेशा ही सच बोलती है। और कभी जैसे स्कूल की बस आती है, वैन आती है लेने और छोड़ने, तो वो उस पर बैठती नहीं है। बाकी के भाई बहन बैठ जाते हैं, लेकिन वो उस पर बैठती नहीं है। क्यों नहीं बैठती? कहती है कि ये इस तरीके से राजा महाराजाओं की तरह अपना जीवन क्यों जिए हम, मैं तो पैदल जाऊंगी। राजा महाराजा थोड़ी हैं हम। राजा महाराजाओं की तरह गाड़ी में बैठो और फिर वहां तक पहुंच के फिर उतरो और फिर वो हमें छोड़ने भी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं करना मुझे। मैं तो पैदल ही जाऊंगी। और वो पैदल जाती थी, चाहे कितनी ही गर्मी हो, पसीने से तरबतर, वो वापस भी आती थी। हमेशा ही ऐसा करती थी और हमेशा सच बोलती थी। एक दूसरी बहन थी जिसका नाम था चित्रा। ये तो रेणु की बात बता रहा था। चित्रा तो ऐसी थी जो खुद पढ़ती नहीं थी, बल्कि दूसरों को पढ़ाती थी। और नतीजा ये होता था कि वो उसके खुद के मार्क्स तो कम आते थे और उसके जो शिष्य थे या जिनको उन्होंने पढ़ाया उनके मार्क्स बहुत ज्यादा आते थे उससे। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखिए। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। मतलब लेखिका जो बनी है उनको सांस लेने की कुछ जरूरत है, ज्यादा है, लीक से हट रही है, समझ में आ रहा है। जैसा मेरा पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, क्या क्या कि कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ही जरूरत ज्यादा है। मतलब कोई इंसान जितनी ज्यादा सांस लेगा या जिसमें ज्यादा कैपेबिलिटी होगी, वो ऊपर तक जाएगा, ऐसा कुछ समझाया। पर यहां तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर थी। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती, तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। सामंतशाही मतलब राजा महाराजाओं का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड प्यार का भी लड़का था। और रसोइये को जल्दी से रोटी बनाकर खिलानी भी होती थी, तो वो भी एक मजबूरी थी। खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। फारिग मतलब निपटने का, फ्री होने का। लाचारी माने मजबूरी। मां तो सब चीजों से उदासीन रहती थी। मतलब मां को कोई मतलब नहीं था, कोई पैदल जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कब क्या स्थिति हो रही है घर में, वो पहले ही बात हो चुकी है। मां इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी। और पिता काफी कुड़ते भुनते मतलब मन ही मन गुस्सा होते रहते, कुछ ना कुछ बोलते रहते गुस्से में। क्या कहते? पर पिता काफी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरामा यानी धीरे धीरे आ रही है, तो उनको इस बात पर गुस्सा आता था। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसको एक ने चुनौती दे दी। क्या कहा कि जनरल थिमैया का पत्र, यानी उनका एक चित्र मंगवा लो अगर ला सकती हो तो। और उन्होंने कर भी दिया। इन्होंने क्या किया कि एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था कि उसने ये काम भी कर दिखाया। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी प्रेज था कि वो एग्जाम नहीं देना चाहती थी। वो पूछती थी, कैसे अजीब अजीब सवाल थे उसके, देखना। स्कूल तो जैसे तैसे उसने पास कर लिया, पर जब वो बीए का इम्तिहान यानी कॉलेज में ग्रेजुएशन का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई इस बात पर। क्या कि पहले मुझे यह समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, इसका क्या कारण है, मतलब क्यों करूं मैं बीए, ऐसा पूछती थी। मां तो कह देती थी कि पिता से पूछो। पिता कहते थे कि देखो नौकरी लग जाएगी, तुम अच्छा पढ़ लिख जाओगी, ये हो जाएगा, शादी हो जाएगी, ये वगैरह वगैरह कई बातें बताई। हालांकि उनको बताते समय उनको खुद को अपने ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या जो मैं जवाब दे रहा हूं वो सही भी है या नहीं। लेकिन उसने जो जवाब सुना पिता का, तो वो उसको भी विश्वास नहीं हुआ, यानी रेणु को। अब कहती है कि मुझे ये जवाब सही नहीं लगा, तो पिता ने एक और जवाब दिया कि देख, इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि मैं कह रहा हूं, इसीलिए करना पड़ेगा। इस तरीके से जवाब देते हैं पिता। और वो क्या कहती है, क्या करती है, वो आगे देखना। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हां कोई फायदा है, वरना नहीं।
हमने तरह तरह के तर्क दिए। मां ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कही। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा। कोई जितने भी तर्क दिए पिता ने, वो तर्क विश्वसनीय तो लगे नहीं। विश्वसनीय यानी विश्वास हो जाए, न तो रेणु को हुआ न खुद उन्हें हुआ। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया, कुतर्क यानी जो बुरा तर्क का सहारा लिया, जो युगों से मां बाप के काम आता रहा है। क्या कहा? बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं, करो। रेणु ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में तो वह मां से भी 2 कदम आगे थी। रेणु तो हमेशा ही सच बोलती थी, और वो तो मां से भी 2 कदम आगे निकली। गनीमत यह है कि आधा समय उससे सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसीलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रखती है। जो आदमी सच बोलता है ना, वो अक्सर लोगों को हंसाता रहता है। वो बेशक वो सच बोलता है, लेकिन उस समय ऐसा लगता है जैसे वो मजाक कर रहा है। ये रियलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है, इत्र मतलब परफ्यूम कोई भेंट करता है, तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूं। सच्चाई तो यही है कि वो नहाती है, तो फिर वो इत्र की क्या जरूरत है। तो ऐसा वो कहती है, जवाब देती है। तीसरे नंबर पर है चित्रा। चित्रा की बात में भी बात कर रहा हूं कि वह कॉलेज पढ़ने तो जाती है, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। ये बात मैं बता ही चुका हूं। इसीलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके जो शागिर्द थे, शागिर्द यानी शिष्यों के ज्यादा आते थे। पर अपने यहां सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से ही। मुश्किल यह थी कि हमारे मां बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था कि इसने जो बोल दिया वो पूरा करके ही रहेगी। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है वह करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। क्यों आती ही क्यों? क्योंकि उसने कहा ना, मैंने पहली ही मुलाकात में उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूं होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए, मतलब उस लड़के ने उसी से ही फिर शादी की। हम में सबसे छोटी बहन, अब छोटी बहन के बारे में, अचला। अचला काफी दिनों तक कुछ कम, अचला से पहले जो 2 बहनों के बारे में मैंने अभी अभी बताया है, देखते कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, उनके नाम अगर आते हैं तो कमेंट करना। हम में से सबसे छोटी बहन अचला, जो कुछ दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही, मतलब इतना कुछ लीक से हटकर काम नहीं कर रही थी, वो परंपरा से हटकर काम नहीं कर रही थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया उसने, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिताजी की पसंद से शादी भी कर ली। पर उससे आगे लीक पर वो चल नहीं पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं, यानी इंटरेस्ट नहीं आया, और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लेखन का रोग लगा लिया, यानी वो भी फिर लिखने लगी, यानी सबसे छोटी बहन अचला। अब आखिरी के कुछ पैराग्राफ्स में लेखिका अपने बारे में कुछ बता रही है। क्या कहती है कि मैं शादी के बाद बिहार चली गई, और बिहार, वहां पर ऐसा माहौल था उस टाइम कि कोई फिल्म भी देखने जाता था तो लेडीज और जेंट्स को अलग अलग बिठाया जाता था, लड़के और लड़कियों को अलग अलग, चाहे वो आपस में पति पत्नी ही क्यों ना हो। ऐसा माहौल था वहां पर। तो ऐसे माहौल में वो ढलना मुश्किल हो रहा था उसके लिए, क्योंकि उसको शौक था प्ले करवाने का, नाटक करवाने का। उस नाटक में अक्सर लड़के और लड़की दोनों ही होती हैं, मर्द और औरत दोनों होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और भी कई तरह की चीजें होती हैं प्ले में। लेकिन वहां के माहौल में एक ही मंच पर लड़के और लड़कियों को लाए कैसे? लेकिन वो फिर भी मेहनत से जैसे तैसे उन्होंने मना लिया, और वो उस उद्देश्य में पूरा हो पाई, क्योंकि वो जिद्दी है। लेखिका खुद कह रही है कि मैं बहुत जिद्दी हूं, अपने लक्ष्य को कैसे ना कैसे प्राप्त कर ही लेती हूं। एक बार तो ऐसा हुआ कि लेखिका के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर एक अच्छा स्कूल नहीं है, कोई भी स्कूल नहीं है, कोई ढंग का स्कूल जहां पर वो कुछ सीख सके, वहां ऐसा स्कूल ही नहीं था। तो उन्होंने जो बड़े अधिकारी थे उससे गुजारिश की कि वहां पर एक स्कूल खोल दें। तो उन्होंने पहले तो आनाकानी की, और फिर एंड में जब मना करना नहीं, डायरेक्ट तो मना कर नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि पहले आप ये लिख कर दीजिए कि ये स्कूल 100 साल तक चलेगा जो हम बनाएंगे। तो वो 100 साल तक अब कोई कैसे गारंटी दे? तो वो उसको गुस्सा आ गया। तो लेखिका ने खुद अपने ही दम पर एक स्कूल खोला, वहां पर हर तरह के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई। मतलब वहां पर क्रिश्चियन बच्चे भी थे और भी कई तरह के बच्चे थे अलग अलग कम्युनिटी के। तो वहां पर उन्होंने वो शिक्षा दिलवाई, और स्कूल भी बहुत अच्छा बनाया, और धीरे धीरे करके उसकी इतनी प्रोग्रेस की, मेहनत की उस पर, और बहुत सी फैसिलिटी मिली वहां पर, सब चीजें की। लेखिका जो चाहती थी उसने वो लक्ष्य पूरा किया। लेकिन वो कहती है लेखिका एंड में कि मैं अपनी बहन से मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी बहन जो रेणु थी वो इतनी ज्यादा जिद्दी थी, वो मुझसे भी कई गुना जिद्दी थी। उसकी भी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार जितना बताया वो पढ़ लेते हैं। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। मतलब बेशक वो ढंग से ना चला पाए हो, लेकिन तोड़ा नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा।
चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो पर कगार तोड़ डूबी नहीं। मतलब बेशक तलाक के कगार पर पहुंच गई हो बात, लेकिन कभी भी तोड़ी नहीं शादी। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मर्द बदलने यानी अपने पति को बदलने से क्या सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अगली दूसरी शादी करेंगे तब भी वो मर्द यानी वो जेंट्स वो पति वैसा ही मिल सकता है। तो मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे कस्बे, नाम था डालमिया नगर, में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। दड़बों मतलब स्थान पर, जगह पर, स्थान पर बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। मतलब वहां पर ऐसा चलन है कि मर्द और औरत साथ साथ नहीं रहते, यानी बातचीत इतने खुलकर नहीं होती उनकी, तो उनके चलन से मैंने हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया था। वहां से निकली तो कर्नाटक के एक छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। वहां से निकलकर बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल ही नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से, ये एक नाम है, से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखानों से आर्थिक मदद से, वहां के जो सीमेंट कारखाने हैं उनसे आर्थिक मदद ले ले, आर्थिक यानी पैसों की मदद ले ले और हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा क्योंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, मतलब क्रिश्चियन जनसंख्या बहुत कम है, इसीलिए अब क्रिश्चियन लोगों को, बच्चों को कहां से लाएंगे हम। तो लेखिका ने कहा सिर्फ क्रिश्चियन बच्चों को ही क्यों पढ़ाते हो, और भी तो बच्चे हैं जो शिक्षा के लायक हैं, वो भी तो शिक्षा के अधिकारी हैं, उनको भी तो पढ़ाना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ बताती है और फिर उनका क्या जवाब होता है वो भी सुनना। इसीलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे, मतलब क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी तो इसीलिए वो स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। इसरार यानी आग्रह, रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट जारी रखी। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप अब हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की तो छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्षों तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। मतलब बात तो उन्होंने सच कही कि बच्चों की समस्या तो तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है कि मैं क्यों लूं इतनी हेडेक। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मतलब बहुत से लोगों ने मेरी सहायता भी की। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। क्या यानी जो प्रसिद्ध स्कूल हैं उनमें भी उनको एंट्री मिल गई। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसे मंच पाया मेरे ही लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे। तो बच्चों हुआ ये कि एक बार रेनू स्कूल जा रही थी, उससे एक दिन पहले बहुत मूसलाधार बरसात हो गई। बरसात हुई तो काफी पानी भर गया, सड़कों पर भी पानी, हर जगह पानी ही पानी। यहां तक कि वैन भी नहीं आई उस दिन, क्योंकि इतना पानी था जिसकी कोई हद नहीं थी। एक तरह का बाढ़ जैसा माहौल हो गया। लेकिन रेनू की जिद्दी इतनी थी रेनू कि वो स्कूल जाना ही चाहती थी और कोई इलाज नहीं था उसके लिए, और वो स्कूल जाना चाहती है तो वो कह रही कि मैं पैदल ही निकल जाऊंगी। सभी ने समझाया कि अरे इतना पानी है, स्कूल में भी पानी होगा, स्कूल में पानी होगा तो स्कूल बंद होगा, ऑब्वियसली पढ़ाएगा कौन तुम्हें। तो बोले ये आपको यहां पर बैठे बैठे कैसे पता कि स्कूल में पानी होगा तो, और या स्कूल बंद होगा, तो ऐसा उसने कहा। अब किसी के पास क्या जवाब, क्योंकि उस टाइम फोन रहे थे तो वो डेड हो चुके थे, क्योंकि इतनी बरसात इतना सब कुछ हो गया था। लैंडलाइन फोन हुआ करते थे उस टाइम, उनके घर था वैसे, तो वो भी नहीं पॉसिबल था। तो वहां पर वो गई और वापस आ गई और सबने कहा कि स्कूल बंद था। बोला हाँ स्कूल बंद था। तो सब बोले कि मैंने कहा था तुम्हें कि स्कूल बंद होगा। तो रेनू ने ये बात कही कि अरे मैं स्कूल जाकर आ गई, देख आई बंद है, इसमें आपका बीच में कहना कहां से आ गया, अभी तक तो आपको पता कैसे चला, आपको मेरे से ही तो पता चला। तो ऐसा ही कुछ वो जवाब देती है अंत में, और इसी तरह से और लास्ट लाइन लिखी गई है पार्ट में, वो भी पढ़ूंगा देखना। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यही रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले प्रनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश, कयामती यानी जो कयामत ले आए, ऐसी बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी, यानी पानी में फाइलें भी तैर गई थी।
अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब यानी उचित जवाब, परफेक्ट जवाब तो किसी के पास नहीं था। हमारे यहां फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद, एक मुश्त का मतलब होता है एक बार में जितनी हो जाए, यानी बहुत तेज हो चुकी थी, जितना होने थी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि थोड़ी थोड़ी देर में और हो रही है। तो एक मुश्त एक बार में बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया, हैरान हो गया कि ये कैसे आ गई। पर रेनू को कोई मलाल नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि दुख हो रहा हो, बस वो गई है और आ गई है। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहां से आ गया? अब लेखिका कहती है कि सोचती हूं कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेला, यानी बिल्कुल अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। बच्चों, लेखिका शादी करने के बाद किस राज्य में गई थी? देखते कितने बच्चे अभी तक भी ध्यान से सुन रहे हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुन लो, इसी पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, इन सब का लिंक सबसे ऊपर दिया गया है, सबसे ऊपर, कहीं ज्यादा नीचे जाने की भी जरूरत नहीं है। आप एक बार सबसे ऊपर देख लीजिए, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। अब इतनी देर तक रुके ही हो तो आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं कि आपको इस चैनल से रिलेटेड जो भी पाठ, कविता या व्याकरण का कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नेम लिखें और साथ ही हिंदी अध्यापक भी लिख दें। ये दोनों चीजें एक साथ लिखकर YouTube पर अगर आप सर्च करोगे तो आप पाएंगे कि आपको वो वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। यकीन नहीं आता तो एक बार ट्राई करके देखिए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।